हर हर महादेव शिष्यों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। आज वीडियो के लास्ट में एक अनाउंसमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो उसको जरूर सुनना। तो आज का लेक्चर करते हैं शुरू बड़े ही आसान शब्दों में, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं स्टडी महागुरु के साथ पढ़ाई आसान है। तो चलिए कर रहे हैं शुरू आपके स्टडी महागुरु। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सवाल यह है कि आपको चीजों की प्राइस तय करने की जिम्मेदारी दी गई है। क्या बोला गया है कि ऐसी कीमत तय करो चीजों की जिससे बाजार में मांग और पूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल रहनी चाहिए। तो बेसिकली आपको एक जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपको जो चीजों की प्राइस तय करनी है, लेकिन शर्त यह है कि बाजार में उसकी मांग और सप्लाई ऑलमोस्ट समान रहनी चाहिए। तो ये जिम्मेदारी आपको देते ही आपके माइंड में जो पहली चीज आएगी वो ये है कि यार पहले इस मांग और पूर्ति को तो अलग से समझ लूं, ताकि मांग और पूर्ति बराबर कब होगी इसका पता लग जाएगा। तो इसके लिए पहले मांग और पूर्ति इनको अलग अलग से समझ लेता हूं, फिर बाद में पता लगा लूंगा कि ये दोनों बराबर कब होंगी। तो बस इसी को समझते हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, आमतौर पे लोग मांग और पूर्ति को अलग अलग समझाते हैं। पहले एक लेक्चर में डिमांड समझा देंगे, फिर उसके अगले लेक्चर में सप्लाई वगैरह समझाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम दोनों को साथ लेके चलेंगे। इससे क्या होगा, कंपैरिजन से चीजें ज्यादा समझ में आती है, कोई भी डाउट नहीं रहता। इसीलिए हम चीजों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है दो चीजों को समझने का। इसीलिए मैंने एक टेबल जैसी बनाई है और साथ में कंपेयर करके हम चलेंगे। तो देखिए, पहले मांग की बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि इच्छा, क्षमता और समय। ये देख सकते हो, इच्छा, क्षमता और समय। मैंने तीन चीजें लिखी है। क्यों लिखी है? देखिए, आमतौर पर जो आप चीजें ऐसी मांगते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चाहिए, ये आपके हिसाब से तो मांग हो गई, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से मांग तब होती है जब इच्छा के साथ साथ क्षमता भी हो उसे खरीदने की और उसी समय बोला गया हो। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक मोबाइल की दुकान पे जाते हो और बोलते हो कि भाई साहब मुझे मोबाइल चाहिए, यानी आपकी मोबाइल खरीदने की इच्छा है। तो ठीक है, कब चाहिए? अभी चाहिए, यानी आपने समय भी बता दिया। तो दुकानदार आपको बोलेगा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अब मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको मोबाइल दे देता हूँ। तो आप कहते हो कि नहीं भाई, रुपये तो नहीं है। तो दुकानदार क्या बोलेगा? भागो यहाँ से। क्यों? कि आपके हिसाब से ठीक है, इच्छा है आपकी, लेकिन खरीदने की क्षमता नहीं है। तो जब तक ये तीनों चीजें साथ में नहीं हो जाती, इच्छा भी हो, समय के साथ साथ क्षमता भी हो, तो ये तीनों चीजें होने के बाद फिर जो वस्तु की मात्रा उपयोग के लिए मांगी जाएगी उसे बोलेंगे डिमांड है। यानी वस्तु की मात्रा जो उपयोग के लिए चाहिए इच्छा, क्षमता और समय के साथ, उसको डिमांड बोलते हैं इकोनॉमी की दुनिया में। अब बात करते हैं सप्लाई की, यानी पूर्ति की। देखिए, इसमें भी मैंने दो शब्द लिखे हैं, इच्छा और समय। क्यों? तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं किसान का। मान लीजिए एक किसान के खेत में 10 बोरी धान हुआ है। अब किसान सारा धान थोड़ी बेचता है, कुछ सामान अपने घर में भी रखता है। तो मान लीजिए उसने कहा कि 2 बोरी मैं घर में रखूंगा और 8 बोरी बेचूंगा। तो जाहिर है अब इकोनॉमी की टर्म्स में जो 8 बोरी है वही सप्लाई है, 2 बोरी सप्लाई नहीं है। क्यों? 2 बोरी बेचने के लिए उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर सप्लाई कैसे होगी? हाँ, 8 बोरी जो है वो बेचने के लिए उपलब्ध है, इसलिए उसको सप्लाई बोलेंगे। और कब उपलब्ध है? अभी के अभी। ऐसा नहीं कि बोल दे कि हाँ अगले साल बेचूंगा, तभी वो अभी की सप्लाई मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। तो हमने क्या समझा कि इच्छा और समय ये दोनों चीजें भी मैटर करती है। वस्तु की जो उपलब्ध मात्रा है बेचने के लिए वो साथ में हो, फिर उसको सप्लाई बोलेंगे हम इकोनॉमी की दुनिया में। तो मांग और डिमांड में ये जो शब्द मैंने लिखे हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इच्छा, क्षमता, समय, इसमें इच्छा और समय इसी का सारा खेल है। फिर जो अगर मैं मात्रा की बात करूं, देखिए मात्रा की बात दोनों में हो रही है। मांग में भी वस्तु की मात्रा लेकिन वो उपयोग के लिए, और सप्लाई में भी वस्तु की मात्रा, उपलब्ध मात्रा लेकिन बेचने के लिए। तो ये दोनों चीजें हमने इस तरह से समझी। अब बात करते हैं कि डिमांड वो जो है किन वजहों से कम ज्यादा हो सकती है। हम कई बार सुनते हैं कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, मार्केट में डिमांड कम हो गई है। तो आखिर ये किन किन वजहों से हो सकती है, दिमाग में एक सवाल आता है। तो देखिए, पहली चीज प्राइस। अब सब जानते हैं हम कि जब चीजें सस्ती होती है तो हम डिमांड ज्यादा करते हैं, जब चीजें महंगी होती है तो डिमांड कम करते हैं। एक आम आदमी पे फर्क तो पड़ता ही है। तो प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद दूसरी चीज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो साथ में कंज्यूम की जाती है। अब एग्जांपल लेते हैं दूध और बॉर्नविटा का। मान लीजिए आप दूध और बॉर्नविटा पीते हो, बड़े हो गए फिर भी पीते हो, लेकिन दूध की कीमत अचानक से बढ़ जाती है और मान लीजिए आपने इस वजह से दूध लेना कम कर दिया। तो अब बॉर्नविटा पीने का दूध बचा नहीं, वो सिर्फ चाय पीने के लिए है। तो आप क्या करोगे? बॉर्नविटा भी नहीं खरीदोगे। यानी आपके दूध की कीमत कम होने की वजह से बॉर्नविटा की डिमांड पे भी फर्क पड़ गया, क्योंकि जो बॉर्नविटा के लिए रिलेटेड गुड है वो कौन है? दूध है। तो बस दूध की कीमत की वजह से बॉर्नविटा की डिमांड पे भी फर्क पड़ गया। तो बस यही सारा खेल हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट
इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब जाहिर सी बात है, यदि आपका प्रमोशन हो जाता है, आपकी इनकम बढ़ जाती है, तो आप फिर और ज़्यादा चीज़ें खरीदोगे, मार्केट में डिमांड ज़्यादा करोगे। लेकिन यदि आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप डिमांड भी कम करोगे, सीधा खेल है। अब अगली बात, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसका क्या मतलब है? देखिए, कई बार सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, कई बार पसंद बदल जाती है तो डिमांड भी बदल जाती है। और प्रेफरेंसेस मतलब देखिए, सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती है। कोई बोलता है मुझे ये चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है तो अभी मैं यही खरीदूंगा, वो चीज़ नहीं खरीदूंगा, और ये प्रेफरेंसेस बदलते रहते हैं, तो उस हिसाब से डिमांड भी शिफ्ट होती रहती है। अब अगली बात करते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। इसका क्या मतलब है? देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं गोल्ड का, सोने का। अब मान लीजिए आप ये उम्मीद करते हो, एक्सपेक्ट करते हो कि हो सकता है भाई सोने का जो भाव है वो अगले 1 महीने में कम हो सकता है, तो आप क्या करोगे? सोने की डिमांड अभी नहीं करोगे, बोलोगे अभी डिमांड नहीं करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं फ्यूचर के लिए। और यदि आपको पता चल जाए कि सोने के भाव अगले महीने बढ़ सकते हैं, तो आप क्या करोगे? डिमांड अभी करोगे। तो इससे फर्क पड़ गया ना डिमांड पे। और भी कई चीजें हैं, मैनी मोर, जैसे कि मौसम। अब स्वेटर की डिमांड आप कब करते हो? सर्दियों में करते हो, बस। तो ऐसी काफी चीजें हैं। अब बात करते हैं सप्लाई की, कि सप्लाई किन किन वजहों से कम ज्यादा हो सकती है। अब आपको ये चीज समझने के लिए एक फैक्ट्री के मालिक के माइंड के हिसाब से सोचना होगा, जो सप्लाई कर रहा है उसके माइंड के हिसाब से सोचना होगा, तब आपको ये सारी की सारी चीजें बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने लिखा है प्राइस। अब देखिए, यदि आप एक फैक्ट्री के मालिक हो तो आप किन चीजों की ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करोगे? तो जो चीजें ज्यादा दामों में मार्केट में बिक रही हो, आप उन्हीं चीजों की सप्लाई करने की ज्यादा कोशिश करोगे, ताकि आपको फायदा ज्यादा हो, पैसे ज्यादा है, तो प्राइस का फर्क पड़ गया सप्लाई पे। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट से क्या मतलब? देखिए, यदि आप अपनी फैक्ट्री में मशीनें लेके आ जाते हो, तो उन मशीनों की हेल्प से आप सप्लाई ज्यादा बढ़ा सकते हो, ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, तो सप्लाई भी ज्यादा करा सकते हो मार्केट में। वेदर, मौसम, इसका एग्जांपल आप एग्रीकल्चर से समझ सकते हो। जब मौसम बहुत ज्यादा अच्छा होता है, अच्छी खासी बारिश होती है, तब फसल अच्छी होती है और सप्लाई भी चीज़ों की बढ़ जाती है, सब्जियों वगैरह की। लेकिन यदि फसल खराब हो जाए, मौसम खराब हो, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, ऐसा कुछ भी हो, उस वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी सप्लाई भी कम हो जाती है, तो वेदर का फर्क पड़ गया। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सब्सिडीज की। अब देखिए, कुछ चीज़ों के लिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है, किस लिए? ताकि आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाओ। तो गवर्नमेंट की सब्सिडी की वजह से चीज़ों की सप्लाई पे भी फर्क पड़ता है। यदि गवर्नमेंट अच्छी सब्सिडी देती है, ज़्यादा सब्सिडी देती है, तो सप्लाई भी बढ़ती है। यदि गवर्नमेंट सब्सिडी कम कर दे तो हो सकता है सप्लाई में भी कमी आ जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब आप कोई प्लांट लगाते हो, आपने कोई फैक्ट्री शुरू की, तो जाहिर है अकेले तो काम करोगे नहीं, वहाँ लेबर रखोगे, जमीन खरीदोगे, काफ़ी सारी चीज़ें लेके आओगे, तो उसमें पैसा लगेगा। तो यदि उसमें पैसा कम लग रहा है, मान लीजिए आपको तनख्वाह इतनी नहीं देनी पड़ रही, आपके लेबर कम तनख्वाह पे काम कर रहे हैं, तो फिर वो पैसा आप कहाँ लगा दोगे? सप्लाई में लगा दोगे। लेकिन यदि आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं तनख्वाह वगैरह में, तो फिर आप सप्लाई में पैसा कम लगाओगे कि भाई मेरा पैसा तो वहीं खर्च हो गया, सप्लाई में कहाँ से पैसा लगाऊं, तो सप्लाई भी कम कर पाओगे। तो इसमें भी फर्क पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इन सभी चीज़ों का फर्क पड़ता है सप्लाई पर। अब देखिए, हमने चीज़ें तो बहुत देखी है कि किन किन वजहों से फर्क पड़ सकता है, लेकिन अर्थशास्त्रियों के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जो बाकी सारी चीज़ें हैं इनका इतना इतना फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन जो फर्क पड़ता है वो ये है, प्राइस। चाहे डिमांड हो या सप्लाई, दोनों ही चीज़ों पे प्राइस का बड़ा फर्क पड़ता है। तो प्राइस का रिश्ता डिमांड और सप्लाई के साथ है, वो देखने लायक है। तो इसी रिश्ते को समझाने के लिए 2 लॉ आए। कौन से लॉ? ये लॉ, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। बड़े ही आसान शब्दों में समझते हैं इनको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से भी। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? बेसिकली आसान शब्दों में कहूं तो यह है प्राइस के साथ डिमांड का रिश्ता, इसी को कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? प्राइस के साथ सप्लाई का रिश्ता। देखिए, प्राइस दोनों में कॉमन है, लेकिन एक में डिमांड है, एक में सप्लाई है, तो वो जो चीज़ है वो लॉ है। यदि प्राइस की बात डिमांड के साथ कर रहे हो तो लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन यदि प्राइस की बात सप्लाई के हिसाब से कर रहे हो तो लॉ ऑफ सप्लाई। तो इनको समझते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि जब चीज़ें सस्ती होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, और जब चीज़ें महंगी हो जाती है तो उसकी जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। यानी प्राइस ज़्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा। तो एक इनवर्स रिलेशन है। अब इसी रिलेशन को हम ग्राफ में देखेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा ग्राफ का बेसिक नॉलेज हम दे देता हूँ। क्या नॉलेज है ग्राफ का बेसिक? कि देखिए, जो इस एक्सिस वाली जो ग्राफ है, यानी इस पे मैंने लिखा है क्वांटिटी ऑफ डिमांड, और जो ये वाली एक्सिस है इस पे मैंने लिखा है प्राइस। देखिए, वैसे तो बड़ी ही आसान बात है, फिर भी बता देता हूँ कि जो ये वाली एक्सिस है, इसमें जब आप इस तरफ बढ़ोगे तो यहाँ चीज़ें बढ़ती है, और यहाँ जब ऊपर जाओगे तब चीज़ें बढ़ती है। बड़े ही आसान बात है। तो अब ग्राफ को पढ़ते हैं एक बार। देखिए, जब प्राइस वाली लाइन पे मैंने सबसे ज़्यादा प्राइस ली है, उसके हिसाब से डिमांड वाली लाइन पे सबसे कम जो डिमांड है वो है, और जब प्राइस सबसे कम है तो उसके हिसाब से डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो आपने देखा कि रिलेशन जो है वो इनवर्स है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। तो लॉ ऑफ सप्लाई में देखिए, प्राइस और सप्लाई का रिश्ता कैसा है? एकदम भाईचारे वाला रिश्ता है, सीधा रिश्ता है। यानी प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने आपको समझाया था
कि एक सप्लायर क्या सोचता है कि मैं उसी चीज की सप्लाई ज्यादा करूं जो मार्केट में ऊंचे दामों में बिक रही है, यानी प्राइस ज्यादा तो वो सप्लाई भी ज्यादा करना चाहेगा, प्राइस कम तो देखिए सप्लाई भी कम करना चाहेगा। तो इसका ये वाला रिश्ता है। अब कई बार आपको ये ग्राफ ऐसा भी दिखेगा और इसमें भी ऐसा दिखेगा, तो वो भी सही है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि प्राइस एंड डिमांड का रिश्ता इनवर्स है, लेकिन प्राइस और सप्लाई का जो रिश्ता है वो प्रोपोर्शन में चलता है। जैसा वो चल रहा है दूसरा भी वैसा ही चल रहा है प्राइस एंड सप्लाई में। अब याद कीजिए मैंने सबसे पहले आपको क्या जिम्मेदारी दी थी कि आपको ऐसी प्राइस तय करनी है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर हो, यानी इनका आपस में रिश्ता भी हमने जानना था, लेकिन अभी हमने अलग अलग देखा है, तो अभी इनका साथ में रिश्ता देखना होगा। तो ये चीज समझने के लिए क्या किया गया, इन दोनों ग्राफ को मिला दिया गया और ये ग्राफ बना। अब इस ग्राफ में क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब इसमें आप ये पॉइंट देख रहे हो, ये वाला पॉइंट, ये क्या पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको सबसे पहले पूछा था कि प्राइस ऐसी तय करो जब डिमांड एंड सप्लाई समान हो। तो ये वही पॉइंट है जब डिमांड एंड सप्लाई समान है, और वो प्राइस है जिसमें डिमांड और सप्लाई समान हो। अब अगर आप इससे ऊपर या नीचे जाते हो तो क्या फर्क पड़ता है वो देखते हैं। अब मान लीजिए आप इस पॉइंट के अकॉर्डिंग प्राइस तय नहीं करते हो और प्राइस ज्यादा तय करते हो, तो क्या होगा। मान लीजिए आपने ये वाली प्राइस तय की, तो देखिए क्या होगा, इसके हिसाब से आप ग्राफ देखिए। अब आपने क्या देखा ग्राफ में कि सप्लाई वाला जो है वो ज्यादा है डिमांड की तुलना में। इसका क्या मतलब हुआ कि मार्केट में यदि आपने ये वाली प्राइस रख दी, यानी इससे ऊपर रख दी, तो सप्लाई तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन डिमांड कम होगी। अब इसका उल्टा कर दिया आपने, तो मतलब आपने प्राइस यदि कम रख दी इससे, तो यानी मान लीजिए ये वाली प्राइस रख दी, तो देखिए क्या होगा, अब मार्केट में डिमांड तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो अब ये ग्राफ तो बड़े काम का है, इससे पता चल जाएगा कि मुझे प्राइस कौन सी रखनी है जिससे डिमांड और सप्लाई एक जैसी हो। यानी आप आसान भाषा में क्या समझे, यदि आपको मैं जिस भी चीज की जिम्मेदारी दूंगा कि आप इस चीज की प्राइस ऐसी तय करके बताओ कि इस चीज की सप्लाई और डिमांड समान रहे, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप ऐसा ग्राफ बना दोगे, उसकी डिमांड की देख लोगे, उसका सप्लाई का नेचर देख लोगे और उनको मिक्स कर दोगे, और फिर जहां दोनों लाइनें मिलेंगी आप उसके हिसाब से जो प्राइस है वो तय कर दोगे कि हाँ यही सही प्राइस है, इसमें डिमांड और सप्लाई जो है वो समान रहेगी। अब इस पॉइंट को कहते हैं क्या है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो कहते हैं इसको इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि क्या ये लॉ ऑफ डिमांड हर प्रकार की वस्तुओं के लिए मान्य है। तो देखिए ऐसा नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि बताइए निम्न में से कौन सी वस्तुओं के लिए लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। वो वस्तु है जीफन एंड वेवलेन गुड्स। अब ये किस टाइप की गुड्स है, गुड्स का मतलब वस्तु है, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी डिमांड बढ़ती इसलिए है कि वो महंगी है। कुछ लग्जरी आइटम होती है जिसको अमीरों के शौक भी कई बार बोलते हैं, कि वो उन्हीं चीजों को खरीदते हैं जिनकी प्राइस हाई हो। अगर वो प्राइस कम हो जाएगी तो वो डिमांड नहीं करेंगे कि नहीं यार ये मेरे स्टेटस के लिए सही नहीं है। तो ये फिर एक्सेप्शन में आ गए, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपवाद हो गए ये फिर, कि लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद है। उसी प्रकार से लॉ ऑफ सप्लाई के भी कुछ अपवाद है। क्या, देखिए मैंने जो लिखा है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, क्लोजर ऑफ बिजनेस, मोनोपोली, ये सब क्या चीजें। तो पहले बात करते हैं पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की। तो ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स क्या है, देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर सप्लायर उनको बेचता ही नहीं है, मान लीजिए प्राइस के चक्कर में उनको नहीं बेचे कि मैं तो महंगा बेचूंगा इनको, तो वो चीजें अगर नहीं बिकेगी ज्यादा देर तक तो वो घाटे में हो जाएगा, तो वो बेचना जरूरी हो जाता है। फिर वो क्या करता है, उसको कम प्राइस में बेच देता है। तो हमने क्या बोला, हमने तो बोला था लॉ ऑफ सप्लाई में कि जब प्राइस बढ़ते हैं तभी सप्लाई बढ़ती है, और यहाँ उल्टा हो गया। यहाँ तो उसने कम प्राइस में सामान बेच दिया सारा, कम प्राइस में सप्लाई अवेलेबल करा दी, तो वहाँ उल्टा हो गया। तो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के लिए लॉ ऑफ सप्लाई उल्टा हो गया। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, अब इसमें क्या होता है, देखिए जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेनली मौसम पे डिपेंड करते हैं, वेदर पे। अगर बारिश वगैरह अच्छी हुई है तो वो चीज़ों की सप्लाई भी अच्छी करेंगे, अगर बारिश वगैरह खराब हुई है तो सप्लाई भी खराब करेंगे। उनका प्राइस के साथ ऐसा कोई रिलेशन होता नहीं है, इसीलिए सप्लाई का जो रिलेशन होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का वो मेनली मौसम पे होता है। अब अगली बात करते हैं क्लोजर ऑफ बिजनेस। अब देखिए किसी को यदि बिजनेस ही बंद करना हो कि नहीं मुझे ये बिजनेस नहीं करना, तो उसके पास जो भी वो चीजें हैं जो उसने ऑलरेडी बना दी है वो मार्केट में अवेलेबल करा देगा कम प्राइस में, कि फटाफट इसको भाई स्टॉक क्लियर करो। तो इस चक्कर में क्या होगा, कम प्राइस में उसने ज्यादा सप्लाई अवेलेबल करा दी। लेकिन हमारा लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि कम प्राइस पे सप्लाई कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो कम प्राइस पे सप्लाई ज्यादा हो गई क्लोजर ऑफ बिजनेस के टाइम। अब बात करते हैं मोनोपोली की। अब मोनोपोली से क्या मतलब है, देखिए जब मार्केट में कोई एक ही कंपनी हो जो उस टाइप का सामान बना रही हो, दूसरी कोई कंपनी हो ही नहीं, तो उसे फिर मोनोपोली सिचुएशन बोलते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो फिर वो फिर क्या करेगा, अपने हिसाब से सप्लाई मेंटेन कर सकता है, उसको इस लॉ ऑफ सप्लाई से फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस ये कुछ अपवाद हो गए लॉ ऑफ सप्लाई के। अब बात करते हैं अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट क्या है, जो करंट अफेयर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम में, जीके के पोर्शन में। लेकिन मेन दिक्कत क्या होती है करंट अफेयर के साथ, कि आप एक साथ पढ़ तो लेते हो, 6-6 महीनों के करंट अफेयर पढ़ तो लेते हो, वीडियोस भी देख लेते हो उनके, लेकिन वो याद नहीं होते, तो वो बार बार रिवीजन मांगते हैं। तो मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ करंट अफेयर की मंथली वाइज, 2020 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जो भी करंट अफेयर्स है उन सभी की ट्रिक्स लेके आऊंगा हर एक क्वेश्चन की, जिससे हर एक क्वेश्चन एक बार आपने वीडियो देखा आपको साथ साथ में याद हो गया, फिर रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अच्छा खासा स्कोर लेके आ सकते हो जीके में यदि आपको करंट अफेयर्स याद है। लेकिन मेन दिक्कत यही आती है स्टूडेंट के साथ कि वो याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया और फिर भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइंड में बैठते नहीं है। तो मैं ऐसी ऐसी महागुरु ट्रिक्स लेके आऊंगा कि आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स की। ऐसी ट्रिक्स कई बार मैं इन लेक्चर में भी लेके आता हूँ, इकोनॉमी के लेक्चर में भी मैं कई बार लेके आ चुका हूँ। लेकिन करंट अफेयर में मैं हर क्वेश्चन के लिए लेके आऊंगा ताकि वो आपको परमानेंटली याद हो जाए और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्लिक कर जाए और आपका काफी सारा स्कोर जो है वो बढ़ जाए। अब एक और चीज कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट जरूर करें, एक बार नीचे हाजिरी लगा दिया करें कि प्रेजेंट महागुरु, ऐसा कुछ भी बोल दिया करें ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन है जो रेगुलर मेरे वीडियोस देख रहा है या देख रही है। इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है कि यार मेरे कुछ स्टूडेंट रेगुलर भी हैं, चाहे कितने भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। वीडियो को शेयर अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ पक्का करना है। अब मेरे साथ नारा लगाइए कि स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा आसान है।